कुमार सिंह और आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर कि लगा था सभी को कि 4 जून के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे तो थोड़ा सा मामला ठंडा और शांत होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही थी, पर 4 जून के बाद तो तेज हवाएं नहीं बल्कि तूफान चलने लगी है महाराष्ट्र की राजनीति में। और जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो इस समय आमने सामने इस तरीके से खड़े हैं कि और ताल ठोक रहे हैं कि उस ताल ठोकने की आवाज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो हमें जरूरत थी कुछ ऐसे लोगों की, ऐसी एक टीम की जो महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर सके। तो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। संतोष तिवारी जी बहुत सालों से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं और काफी ज्यादा अनुभव है उन्हें कवर करने का। राकेश जी जो कि बहुत पॉलिटिकल जो है एक्सपर्ट है और काफी उनकी राय जो है आप सुनिएगा अभी बहुत अलग तरीके से रखते हैं। और हमारे साथ प्रदीप जी हैं, और प्रदीप जी जो महाराष्ट्र की राजनीति में खासतौर से बात करें, मंत्रालय के आसपास इतनी ज्यादा इनकी पैनी नजर रहती है, लगातार बड़े नेताओं को कवर करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट भी हैं अरविंद वाघेला जी, जो कि आप इन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं, अपने टीवी शोज के साथ साथ फिल्मों में भी इन्होंने देखा होगा आपने। और इनकी एक और अलग छवि है सोशल एक्टिविस्ट की, वो भी जो है हम लोग आज बात करेंगे उसको लेकर के। तो अभी अपने ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। संतोष जी सबसे पहले आपके साथ मेरी आवाज आ रही है? संतोष जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा कि कल शिवसेना की स्थापना दिवस थी और जिस तरीके से सारी चीजें जो है वहां पर हम देखा कि दो जगह जो है स्थापना दिवस मनाया गया। एक सायन के सन्मुखानंद हॉल में और वर्ली में एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया। बहुत ज्यादा आमने सामने की टक्कर हो गई एक तरीके से कहें। अब शिवसेना बनाम शिवसेना फिर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनीष जी, देखिए कल जब मेरी और आपकी बातचीत हुई थी तो मैंने इस बात को सीधे तौर पर आपसे कहा था कि एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का पूरा ये कार्यक्रम चलेगा और दोनों पार्टियां जो है यही कोशिश करेंगी, ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आप लोग जो है और जोर शोर से जुट जाइए। और यही करीब देखने को मिला। लेकिन कल के जो दोनों भाषण हुए हैं, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से उद्धव ठाकरे का जो भाषण था वो भी इम्पोर्टेंट था, एकनाथ शिंदे का भी भाषण था। कुछ 4-5 बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको समझिए कि ठाकरे ने कल अपने भाषण में एक बड़ी बात कही कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो गिर जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार को गिर जाने का मतलब और आने वाले दिनों में वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने मैसेज दिया कि हम जो है अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं और आगे जो है आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम सत्ता में आ सकते हैं और अगर हम सत्ता में आ गए तो उसके बाद विधानसभा चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उद्धव ठाकरे ने कही कि पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे सभी धर्म का समर्थन मिला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों ने मुझे समर्थन किया। ये वो पार्टी है जो हिंदुत्व की विचारधारा से रहती थी। बाला साहब ठाकरे जब भी थे वो देशभक्त के लोगों की बात करते थे, लेकिन साथ साथ वो हिंदुत्व की लाइन पर हमेशा टिकते थे और यही कारण था कि 20-25 सालों तक भाजपा और शिवसेना का गठबंधन रहा। एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि विधानसभा चुनाव के जो मतलब तैयारियां हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब केंद्र में जो है हमारी गठबंधन की सरकार आने वाली है, तो आप लोग जो है गठबंधन धर्म का पालन करिए और जो भी सहयोगी दल है उनके साथ ही हम आगे चुनाव में जाने वाले हैं। चौथी बात ये थी कि राज ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा। राज ठाकरे ने आप देखिए कि इस बार मोदी जी को बिना जो है सशर्त समर्थन दे दिया था, जिसमें कोई शर्त उन्होंने नहीं लगाई थी और उनको उन्होंने कौन दोस्त और कौन दुश्मन इस शब्द के साथ उनका उल्लेख किया कि इससे मालूम पड़ता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये नाटकबाजी है और इस तरह की नाटकबाजी हम नहीं कर पाते हैं, ये मोदी जी को ही शोभा देती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि पार्टी को तोड़ना, सरकार गिराना, लोकतंत्र की हत्या करना एक तरीके से एक नक्सलवाद है। नक्सलवाद का शब्द का इस्तेमाल जो है उनकी तरफ से किया गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। उन्होंने जिसकी मैं बात आपको कल कह रहा था कि मैं पुनः येईन, ये जो उनका नारा था
उसको लेकर उन्होंने तंज कसा कि हाँ, आए तो जरूर थे लेकिन वो अपने जो है जाल में खुद फंस गए हैं और अब हालत ये है कि वो पुनः आने के बजाय, जिसको मराठी में कहते हैं फिर से आऊंगा, की बजाय अब वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि अब वो संगठन में काम करना चाहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि हमने बाला साहेब ठाकरे की फोटो का ही इस्तेमाल किया, बाकी किसी फोटो का हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये तंज जो है आप ये देखिए एकनाथ शिंदे पर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है अपने सभी कार्यक्रमों में बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ आनंद दीघे, जो कि उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उनके फोटो का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो उद्धव ठाकरे के भाषण से खास तौर पर निकलकर सामने आई। अब अगर आपके पास समय है तो मैं एकनाथ शिंदे पर भी जाना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे ने कहा कि धनुष बाण चढ़ाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमारे हाथों में है और इसलिए हम असली शिवसेना है। असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई जो है वो आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ने वाली है। वफादार गद्दार की बात उनकी तरफ से की गई। कांग्रेस का साथ उन्होंने पकड़ा, उसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि बाला साहेब की जो विचारधारा थी, वो बार बार कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं बैठेंगे, और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की लालच में उनके साथ बैठे तो उसमें जाकर हमें घुटन महसूस होने लगी और इसीलिए हमें पार्टी से अलग होना पड़ा और सरकार में शामिल होना पड़ा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि 13 सीटें ऐसी थी लोकसभा की जिसमें सीधे टक्कर जो है वो एकनाथ शिंदे गुट की और उद्धव बाला साहेब गुट के उम्मीदवार की थी। उसमें से 7 सीटें वो जो है जीत गए हैं। तो उनका कहना है कि हमारा जो रेशियो है वो 50% से ज्यादा है। इसका मतलब कि जनता ये मानती है कि हम जो है वो असली शिवसेना है। दूसरी बात उन्होंने वोट प्रतिशत की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को जो वोट प्रतिशत मिला वो 43% के आसपास था और शिवसेना शिंदे गुट को जो वोट प्रतिशत मिला वो 47% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो है हम जो है असली शिवसेना है और इसीलिए आने वाले विधानसभा के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये बात भी उन्होंने इंपॉर्टेंट कही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ राज्य का और इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। तो उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं ही रहूंगा। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरने की कोशिश की गई है। और एक बात आपको और भी बता दूं कि कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में जो मंथन चल रहा है उसमें वो एकला चलो की रणनीति पर काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उस पर अभी कोई बहुत ज्यादा विचार मंथन नहीं हो पाया है। जी संतोष जी, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। कई सारी चर्चा है, सवाल हैं आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ नरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, आपके पास भी लौटूंगा मैं। और हमारे साथ अभी राकेश जी हैं। राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, अभी आपने सुना संतोष जी ने क्या कुछ कहा, और इन दिनों जो महाराष्ट्र की राजनीति है, ऐसा लग रहा है कि जो असली शिवसेना नकली शिवसेना के बीच में जो बातचीत चल रही थी जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे चौथे फेज की इलेक्शन के टाइम पर, ऐसा लगा था कि चुनावों के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि ये जो जंग है ये अब विधानसभा चुनाव और उससे आगे भी चलेगी, ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने दोबारा ये बात दोहराई है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के हम चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं समझौता कर बैठे हैं, तो ये जो बातों का इशारा है, क्या ये वापस से जो मराठा मानुष है उनके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए या एक तरीके से कहें कि बात पहुंचाने के लिए कोशिश की गई है, ताकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो डैमेज होने वाला है उससे जो है बचा जाए और फिर से कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठाया जाए जो खो गया था? धन्यवाद मनीष जी। देखिए, अभी तिवारी जी ने विस्तार से महाराष्ट्र का जो चुनावी परिदृश्य है वो आपके सामने रखा, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि अब इस समय एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थिति हो गई है भयगत सांप छछूंदर केरी, ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। गठबंधन को विधानसभा चुनाव में चलाना भी है और अंदर से एकनाथ शिंदे के ही साथी लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि नहीं, आप बार्गेन नहीं कर पाते, हम बार्गेन करेंगे। मैं खासतौर पर रामदास कदम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब की बार जब आप बात करने जाओ सीट शेयरिंग की तो मुझे ले जाना, आप बार्गेन नहीं कर सकते। मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे को चुनौतियां अब उनके दिल के भीतर से भी मिलने लगी हैं। अब शिंदे गुट चाहता है कि 288 सीटों में से कम 100 सीटें उसको मिलनी चाहिए तो वो चुनाव जीते और 99 पे चुनाव जीत के दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि असली और नकली शिंदे जो हमारी शिवसेना है उसका फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से किया था वो सबके सामने है। लेकिन लोकसभा चुनाव में
महाराष्ट्र की जनता ने जिस ढंग से जनादेश दिया है, जिस ढंग से उद्धव गुटको और आघाड़ी जो वहाँ महाआघाड़ी जो गठबंधन है उसको समर्थन दिया, उससे जाहिर हो गया है कि कौन असली है कौन नकली है। और इस द्वंद्व में आप देखें कि राज ठाकरे की कोई बहुत बड़ी अहमियत मुझे समझ में नहीं आती है। राज ठाकरे ने जब से अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई, विधानसभा का चुनाव लड़े, उन्हें कितने विधायक उनके जीते ये सब महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। ये बात ठीक है कि उनमें जैसे कांग्रेस में कहते हैं ना कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है, ऐसे राज ठाकरे में बाला साहब की छवि दिखती है, लेकिन छवियों से अब काम नहीं चलता है। अब चुनाव जोड़ तोड़ का काम है, गठजोड़ का काम है। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे मित्र हमारे कि गठबंधन धर्म का योग है ये, अब राजधर्म पीछे हो गया है, गठबंधन को बनाए रखना है और उसके जरिए सत्ता तक पहुंचना है। तो इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तक आप देखेंगे कि खास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी तेजी से तब्दीलियां होने वाली हैं जो सबको चौंकाएंगे। और निश्चित तौर पर अब पिछले एक दशक की बात आप छोड़ दें, अगर महाराष्ट्र के इतिहास में आप चले जाएं तो एक जमाना था कि महाराष्ट्र, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश देश को प्रधानमंत्री देता है, ऐसे ही मुझे लगता है एक जमाने में महाराष्ट्र की राजनीति से देश की राजनीति को दिशा मिलती थी और वो स्थितियां अब लगभग बनने लगी हैं। लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को जो सीटें मिली और उसके मुकाबले में जो उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र आघाड़ी गठबंधन को सीटें मिली हैं, उससे जाहिर हो गया है कि अब हवा का रुख बदल गया है। और विधानसभा चुनाव में ये हवा जो है हो सकता है कि आंधी का रूप ले ले, तूफान का रूप ले ले। अब इसको ये शिंदे साहब और हमारे माननीय मोदी जी और जो भी बड़े नेता हैं अमित शाह जैसे लोग, ये कितना रोक पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे कि अभी तिवारी जी ने संशय बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से मुक्ति चाहती है, अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। और निश्चित तौर पर अब वो दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक कर पिएंगे। और ये फैसला मुझे लगता है कि संसद का जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा ये फैसला हो जाएगा कि उन्हें शिंदे के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर वो शिंदे के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वैसे ही घाटा होगा जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ है। तो इसलिए इस घटनाक्रम पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि देश की राजनीति में महाराष्ट्र अभी भी प्रासंगिक है और उसकी प्रासंगिकता पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। जी राकेश जी, इतना आसान होगा पीछा छोड़ा पाना, अकेले उतरना विधानसभा चुनाव में? क्योंकि साथ में लड़े हैं और केंद्र में भले महाराष्ट्र से सीटें बहुत ज्यादा जीत करके नहीं ला पाए हो, पर एनडीए के गठबंधन के हिस्सा तो है। और जब केंद्र में सरकार बनी है और कैबिनेट में देखिए अभी मंत्री पद चाहिए था और नहीं मिलने से कितनी नाराजगी भी हुई थी, हमने देखा एनसीपी में भी और इधर भी। तो अब ऐसे में क्या हाथ छोड़ करके कि भाई अब फायदा नहीं है तो हाथ छोड़ करके विधानसभा में अकेले चले जाएं, पॉसिबल लग रहा है कि इतना आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, राजनीति में कठिन कुछ नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है। आपने देखा केर बेर का संघ किस तरह से दोनों तरफ हुआ, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। तो आसान सब होता है। अगर रामदास कदम जैसे लोग फैल जाएं, रायता फैला दें, तो शिंदे साहब के लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ये शिवसेना जो दूसरी बनी उसको भी तोड़ दे और वो जो दूसरा खंड हो उसको अपने में मिलाकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। तो संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनी है वो बड़ी बैसाखियों वाली सरकार है। कब कौन सी बैसाखी खिसक जाए, कब कौन सा दल इधर से उधर हो जाए। एक सांसद वाले लोग मंत्री बने बैठे हैं और हमारे शिंदे गुट वालों को बेचारों को उतना जो अपेक्षा थी कुछ मिला नहीं। तो असंतोष बहुत ज्यादा है, गहरे तक है। और इसका जो जोखिम है वो मोदी जी ने उठाया है, लेकिन खामियाजा भी मोदी जी को ही भुगतना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, प्रदीप जी भी हमारे साथ में है। प्रदीप जी, महाराष्ट्र की राजनीति में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो संकट खड़ा होते ही चला जा रहा है। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से हमने देखा कि सिंधुदुर्ग में भी कुछ पोस्टर लगे हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि वक्त आने पर हम हिसाब लेंगे। और बताया जा रहा है कि अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ नेता हैं जो अब बोलने लगे। रामदास कदम के हमने इंटरव्यू भी सुना, कह रहे हैं कि देर से सीटें दी इसीलिए इतना झेलना पड़ा हम लोगों को। तो एक तरीके से तो बीजेपी पर ही आरोप डाल रहे हैं वो। और अब एकनाथ शिंदे और जी बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो जिस तरह से पिछले 2 दिनों पर, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अब
रस्साकसी मची हुई है एक दूसरे पर, क्योंकि कमर पूरी तरह से बीजेपी ने कस ली है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, इन तमाम नेताओं की महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि अब आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र की राजनीति की रणनीति की जो खाके हैं उस पर चर्चा किए हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जिस तरह से कनकौली में पोस्टर लगे हैं, और अगर बात करें महागठबंधन में शामिल एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार गुट की हम बात करें तो अजीत पवार की जो बीवी हैं सुनेत्रा पवार, उनको राज्यसभा का निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं, उनको चुन लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से रामदास कदम का ये बयान आया था कि ये जो, एक तो पहली बात हमें देर से सीटें मिली, दूसरी चीज उन्होंने एक और बयान दिया है कि अजीत पवार को महागठबंधन में शामिल करने की वजह से भी हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जिसपे एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने अब पलटवार करते हुए कहा कि अगर अजीत पवार गठबंधन में नहीं शामिल हुए होते, महायुति में नहीं शामिल हुए होते, तो शायद आपकी लंगोट भी यहाँ नहीं बच पाती। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान है वो भी विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव होने के बाद, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है मनीष, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक तरफ से महायुति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि पार्टियां अब एक दूसरे से अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी लगातार सूत्रों से जो खबरें बाहर आती हैं उसमें निकल के ये आ रही कि पार्टियां अपने अकेला चलो के भी तर्ज पर काम कर रही। जैसे पहले ये था कि राज ठाकरे की जो पार्टी मनसे है, उन्होंने पहले 20 सीट की डिमांड की थी बीजेपी में, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बिना शर्त उनको समर्थन दिया था, जिसमें कई ऐसी सीट महत्वपूर्ण सीट थी, जैसे दादर की सीट थी, वर्ली की सीट थी। इन तमाम सीटों पे जो है मनसे अपने उम्मीदवार, यहाँ तक उम्मीदवारों के नाम की चर्चा भी हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बनी, तो उन्होंने नतीजा ये हुआ कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, कल जब स्थापना दिवस पर देखा गया कि दोनों दलों ने, शिवसेना के दोनों घटकों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, सन्मुखानंद हॉल में या वर्ली के डोम में बात करें तो जिस तरह से बयानबाजी की गई है। और अब एक तरह से जैसे अभी जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने कहा कि रामदास कदम जैसे नेता अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कि शिंदे साहब आप जब इस बार सीट के लिए बात करेंगे तो हमें ले चलिएगा या 100 सीटों का डिमांड करिएगा। क्या लगता है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में अगर 100 सीटें बीजेपी इनको देगी तो बीजेपी क्या 188 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि 188 सीटों में इनके जो और घटक दल हैं जो इनके साथ हैं उनको भी इनको देना होगा। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ी पार्टी भी बनाने की कोशिश में अकेले चुनाव लड़ सकती है, मेरी इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। अभी हाल ही में परसों बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि महाराष्ट्र के 48 नेता जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो महाराष्ट्र के विधानसभा के 288 सीटों का दौरा करेंगे, जिसके बाद स्थानीय पदाधिकारी नेताओं के साथ मिलकर उस पर रणनीति और सब जो है चर्चा की जाएगी कि किस तरह से रणनीति से चुनाव लड़े, क्योंकि महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट के जो परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सारा ठिकरा जो है वो बीजेपी पे फोड़ा जा रहा है। शिंदे गुट लगातार बीजेपी पे फोड़ रहा है, विपक्ष भी लगातार जो है बीजेपी पर जो है आरोप लगा रहा है कि अगर अजीत पवार को नहीं शामिल किए होते तो शायद अच्छा प्रदर्शन होता। वो दूसरी तरफ एनसीपी जो अजीत पवार गुट है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि हमारी वजह से अच्छे प्रदर्शन जो सीटें आई हैं वो मेरी वजह से आई हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो तीनों प्रमुख दल हैं, बाकी अन्य घटक दल हैं, लेकिन जो 3 प्रमुख दल हैं उनके जो नेताओं में जिस तरह से की बयानबाजी आ रही है, अभी अगर बात करें तो छगन भुजबल के उद्धव गुट में जाने की भी अटकलें आ रही थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कल इनकार कर दिया कि मैं हमेशा अजीत पवार के साथ रहूंगा। तो कहीं ना कहीं मनीष जो ये पूरा दायरा है, और चुनाव जैसे सबको ये लगा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, कुछ दिनों के लिए राजनीतिक गलियारे में सियासत थम जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही मनीष, ये लग रहा है कि ये उठापटक अब विधानसभा चुनाव तक चलेगी। हालांकि अभी तक विधानसभा कब होगा ये निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं उसके बाद से एक दूसरे पर महायुति में शामिल लोग, दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी भी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। महाविकास अघाड़ी के भी नेता जो तीनों दल हैं वो भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं।
आज अगर बात करें तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है केंद्र की मोदी सरकार को लेकर। उन्होंने कहा कि तीसरी कार्यकाल है मोदी सरकार का, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि एनडीए के कुछ घटक दल हमारे संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो वहां इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात करें तो एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख जो है शरद पवार ने, उन्होंने भी दावा ठोका है। आज भी उन्होंने फिर एक बयान दिया है कि यहाँ पर जो चल रहा है, हाल ही में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर यहाँ तक कह दिया था 6 महीने में महाराष्ट्र की सरकार गिरा देंगे, बदल देंगे अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में ना अब जो उठापटक देखने को मिल रही है, इसका कहीं ना कहीं जो नतीजा आएगा वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मनीष जी, अब अभी ये भी देखने को मिल रहा है इन दिनों कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार है कि इतनी ज्यादा जो है वो रैली करके गए हैं। और अभी जब सरकार बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद हुई उसके बाद फिर कोशिश जो है वो रुके नहीं, मतलब अभी भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फिर उन्होंने जो है गठबंधन बनाने के बाद सरकार कैसी बनाया जाए, क्योंकि उनके बहुमत नहीं आया था, तो सहयोगी पार्टियों के हिसाब से उन्होंने सरकार बनाई। फिर वहां भी अभी चैन नहीं मिला था, तब तक अभी हम देख रहे हैं कि नीट एग्जाम्स को लेकर के तमाम बातें सामने आने लगी हैं। तो ये भी लगातार बना हुआ है। मनीष देखिए, जिस तरह से अगर नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज की अगर बात करें तो नीट एग्जाम को लेकर अब जो है बिहार के जो डिप्टी सीएम है सिन्हा जी, उन्होंने साफ तौर से ये भी आरोप लगा दिया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो पीए हैं, उन्होंने जो इस एग्जाम का मास्टरमाइंड था, जिसने परीक्षा पेपर लीक करने का काम किया, उसके लिए कमरा बुक कराया था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो है आरोप और प्रत्यारोप जो मुद्दे हैं, आज जो है राजनीतिक दल ऐसा कोई मुद्दा है नहीं है जिसको वो अपनी राजनीतिक रोटी या चुनावी एजेंडे में न शामिल करना चाहें। अगर नीट की बात करते तो नीट को लेकर एक तरफ जो आरोपी है अनुराग यादव, उसने ये कबूल कर लिया है कि चुनाव से पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, एग्जाम से पहले मुझे पेपर प्रश्न पत्र मिल गए थे और वही 100% सवाल पूछे गए थे जो पहले मुझे पता थे। दूसरी तरफ राजनीति ये भी की जा रही कि नीट में धांधली है। अब ये भी आरोप लग गए हैं कि ये इसमें बीजेपी का हाथ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो इस तरह की धांधली या पेपर लीक के मामले नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी एजेंडे के बाद, चुनाव परिणाम के बाद, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद इस मामले को टूल पकड़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की गई है मनीष, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले समय में लोगों का ध्यान भटकाने की भी राजनीतिक दल की जो साजिश भी मानी जा सकती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो जनता है उसको गुमराह करने के लिए भी जो है गेम खेला जा सकता है। दूसरी तरफ आज बात करें तो नेट सेट के एग्जाम को भी अब रद्द कर दिया गया है। यानी जो भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, उनका कहीं ना कहीं जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैली अगर किसी ने की थी तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उस दौरान भी शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने यह सवाल उठाया था कि क्या मोदी जी को और कोई राज्य नहीं मिल रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र ही समझ में आ रहा है। और अब तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने खुली चैलेंज दे दी है मोदी जी को भी कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़के दिखाए। एक नाथ शिंदे को भी दिया है कि अगर शिवसेना पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़के दिखाएं। तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो पर्सनल मुद्दे में भी कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं मनीष। और लगातार जनता भी अब खूब समझदार है। जनता जो वोटर है, मतदाता है, वो भी जानते हैं कि कौन नेता मेरे हित की बात कर रहा है, कौन नहीं। और रही चीज राजनीति में आग और पानी का डर एक दूसरे को होना चाहिए, ये चीजें लोकसभा चुनाव में समझ में आ गई कि हम ही नहीं है, आपके साथ और भी लोग हैं जो इस चुनावी लड़ाई में मौजूद हैं। तो जो मामला है मनीष, ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अब ये विधानसभा तक जो है सियासी घमासान थमने वाला नहीं है और इसमें अकेला चलने की कवायद ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हर किसी को अपने दमखम पर विश्वास है कि हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से एक तरफ तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो घटक दलों की जोड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ घटक दलों को
ये भी है सवाल कि हमें कुछ नहीं मिला है। जैसे अगर कैबिनेट की बात करें, जब मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह था उस दौरान महाराष्ट्र के तीनों दल जो है, भाजपा हो, यू जो है शिंदे शिवसेना गुट हो, या बात करें अजीत पवार गुट की, तो सबको ये था कि हमें कैबिनेट चाहिए, हमें एक कैबिनेट चाहिए, हमें 2 राज्य मंत्री चाहिए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिला। अब ये भी कयास लगाए गए हैं, हाल ही में बारामती में पोस्टर लगे थे मनीष, ये अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर भावी मंत्री, भावी केंद्रीय मंत्री। तो पोस्टरबाजी हमने हमेशा देखा कि राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ पोस्टरबाजी काफी होती है, पोस्टर वार अक्सर देखा गया है। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो हमने ये भी देखा है कि पोस्टर पे ही वार हुए रहे हैं, चाहे वो मनसे की बात करें, शिवसेना की बात करें, बीजेपी की बात करें, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वार करता नजर आता है मनीष। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी मैं आपके पास भी आऊंगा। नरेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, तो मैं अगला सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा। और राकेश जी मैं थोड़ी देर में आपके पास भी आऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपको कहीं निकलना है। तो नरेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने अभी बात की, महाराष्ट्र की राजनीति पे हम बात कर रहे हैं, और नरेंद्र जी के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि नरेंद्र जी जो है पॉलिटिकली उनको नॉलेज तो है ही है, पॉलिटिकल एनालिसिस भी है वो, और राजनीति पे काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। उसके अलावा एजुकेशन से इनका खास संबंध है, खास रिश्ता है। और नरेंद्र जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं ताकि उन्हें पता चले, क्योंकि आज हमारे पैनल में स्पेशली जो है नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ फिर मैं उसके बाद आपसे सवाल जो पूछूंगा नरेंद्र जी, मेरा सवाल ये होगा, जैसा कि मैंने प्रतिनिधि से पूछा अभी कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में, उसको देख करके बीजेपी तो परेशान दिख ही रही है, क्योंकि न सिर्फ अपोजिशन बल्कि उनके सहयोगी दल भी जो है उनसे सवाल जवाब अब करने लगे हैं। और वही एक तरीके से जिस तरीके से नीट जो पेपर लीक वाला मामला है, उसके बाद वो भी सरकार के गले की फांस बनते दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उसको लेकर के जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं हावी होता दिखाई दे रहा है। जी नरेंद्र जी अनम्यूट कर दीजिए सर, आपका 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 म्यूट है सर, अनम्यूट कर दीजिए सामने। सर मैं क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं मीरा भाईंदर से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, और आम आदमी पार्टी का मैं ये थाने पालघर का भी मैं काम देखता था, अभी भी देख रहा हूँ। अभी रहा सवाल राजनीतिक महाराष्ट्र में, तो ये अभी जो गुट हैं, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट है, ये सब गए थे अपनी संपत्ति बचाने, अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने। अब ये हो गया कि इनको लगा कि मोदी के लहर में हम भी निकल जाएंगे, ऐसे ही। लेकिन वो हुआ उल्टा कि ये मोदी फैक्टर के बावजूद इनको 19 या 20 सीटें हैं महाराष्ट्र में, मोदी फैक्टर के बावजूद। अब ये मोदी फैक्टर निकल जाता है जब आपको पता है कि जैसे 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन था, तो इनको तकरीबन 80% सीट आई थी, 48, 41, 42 सीट्स आई थी। हाँ, लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो अब शिवसेना और इनको 160 सीटें आई थी, और इन बाकी लोगों को 115 भी 120 सीटें आई थी। शरद पवार जी को, ग्रुप को, और कांग्रेस को 100 सीटें आई थी। तो मतलब परसेंटेज वैसे ही कम हो जाता है। मोदी फैक्टर विधानसभा होने से ही थोड़ा चेंज हो जाता है, दिल्ली में भी ऐसे ही होता है, पूरा चेंज हो जाता है। अब तो मोदी फैक्टर भी ना रहा, मोदी फैक्टर भी फेल हो गया महाराष्ट्र में, तो अब ये बचेंगे कहाँ पे? तो इनको अपना राजनीतिक भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी के थोड़ी बयानबाजी करें तो ताकि शिवसेना हमको नजदीक बुलाएं और हम फिर से किसी तरह से अपना फेस बचा के वापस पहले बीजेपी के खिलाफ लड़ें। और बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वो जो लोकल पार्टी होती है, चाहे जेडीयू हो चाहे अकाली दल हो, तो बीजेपी पहले उनके साथ होता है और बाद में वो पार्टी को ही साफ कर देता है। शिवसेना को भी पूरा खत्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो यहाँ पर चला नहीं, और मोदी फैक्टर फेल हो चुका है अब यहाँ पे महाराष्ट्र में। और ये है कि असली शिवसेना कौन है। और देखो, इनको ये पता था, ऐसा नहीं कि कोई सरप्राइज है, ये सरप्राइज नहीं है, इनको अंदर से ये पता था कि ऐसा हो सकता है कि मोदी फैक्टर फेल हो जाएगा। इसीलिए आप देखो, कई नगर पालिकाओं के चुनाव रुके हुए हैं, ओबीसी का कारण बता के, कुछ कारण बता के, लेकिन कई विधानसभाओं के जो नगर पालिकाओं के चुनाव रुके हुए हैं,
हाँ, 2-2-3 बम्बई में 2-2-2-2.5 साल हो गए। अब मीरा भाईंदर में 1.5 साल 2 साल होने को आया। वसई विरार में 5 साल, नई मुंबई में 5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, तो 5 साल ड्यू होने के बाद नहीं हो रहे हैं। तो ये सब फैक्टर इनको पता है और अभी ये इनको अपना भविष्य देखना, और विधानसभा दूर नहीं है, बहुत 4-5 महीना ही है। आज तो जून है ना, नवंबर तक तो नया विधानसभा बनाना है, तो अब हार्डली कितने 4.5 महीने बचे, उसमें 1 महीना तो आचार संहिता चलती है। तो अब इनको जो भी करना है वो 2-3 महीने में करना है, समय बहुत कम है और जो अपेक्षा मतलब समय कम है और एग्जाम जल्दी आने वाली है, तो इनको पेपर लीक पे लोग डिपेंड कर रहे हैं। अब मैं पेपर लीक पे आ रहा हूँ, नीट पे। नीट का जो पेपर लीक है सर, मैं 2004 में 2003 में पेपर लीक होता है, पेपर आ जाता है, कभी कभी हमारे पास प्रोफेसरों के पास भी आ जाता है, तो मैंने 3 बार एग्जाम पोस्टपोन कराए बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, 2004 में टीवाई बीकॉम के और 2003 में एसवाई बीकॉम के 3 बार मैंने पोस्टपोन कराए हैं, और उसमें मेरे पत्रकारों ने बहुत साथ दिया। लेकिन क्या होता है, पेपर आ जाता है ना और आपने पोस्टपोन करा दिया, एक मैटर हो गया तो अच्छा है, लेकिन एक बार एग्जाम हो गया तो आपको होता है कि री एग्जाम ले या ना ले। अब री एग्जाम नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है, खास करके नीट वाले पेपर में, क्योंकि डॉक्टरी के पेपर में, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग को पेपर मिला वो अंदर घुस गए और जो लोग ने पढ़ाई की वो बाहर रह गए। अगर मान लो सीए का पेपर लीक होता है तो जो लोग को नहीं आता है, पढ़ाई नहीं की, वो पास हो जाएंगे, लेकिन जो लोग पढ़ के एग्जाम दिए, लीक का फायदा नहीं उठाए, वो भी पास हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे पास होंगे लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे, तो ये डबल अन्याय होता है। तो इसका एक ही उपाय होता है कि री एग्जाम करने का, लेकिन री एग्जाम करेंगे तो गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक माननी पड़ेगी, और री एग्जाम 23 लाख लोगों का बहुत सारा खर्चा भी होगा, बहुत सारा टर्म डिले हो जाएगा, बहुत सारे उसके परिणाम होते हैं, लेकिन वो री एग्जाम करना चाहिए। मैं तो हमेशा ही मांग करता हूँ कि एक भी पेपर लीक होए तो उसका री एग्जाम होना ही चाहिए। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, अभी आपके पास में लौटूंगा। अरविंद जी, मैंने देखा है बहुत जगह आप घूमते टहलते रहते हैं, शूटिंग के सिलसिले में यहाँ वहाँ भी जाते रहते हैं, और इन दिनों जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि जनता के मुद्दे जो है उसको भी टच करना जरूरी है। साउंड आ रहा है, एको डबल आपका एको साउंड आ रहा है, डबल आ रहा है जी। तो आप जब ट्रेवल करते हैं, अभी जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली आप भी एक्टिव रहते हैं, खबरों को पढ़ते रहते हैं, तो अभी जो हालात हैं उसको देख के क्या लगता है? जिस तरीके से हमने बात की कि मुद्दों की बात नहीं होती है, जैसे अभी हम लोग जो पेपर लीक है उसकी बात कर रहे थे, या फिर जब चुनाव आते हैं तो उस समय न ही रोजगार की बात होती है सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से, न ही महाराष्ट्र की जो मेन पलायन की जो एक तरीके से कह सकते हैं एक मुद्दा है कि ग्रामीण से लोग शहरों की तरफ आते हैं जॉब के लिए, नौकरियों के लिए, पानी की किल्लत, किसानों के मुद्दे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात नहीं होती है। तो क्या लगता है कि आप जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं यहाँ वहां, तो आप किस तरीके से देखते हैं इन सारे मुद्दों को? एक्चुअली मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हम उनको चुन के लेके आते हैं जिनका अपना ना एजुकेशन है, ना उनका कोई आजू बाजू में कोई सोशल एक्टिविटीज है। ये सिर्फ 5, 10, 25, 50 आदमी को भीड़ करके लाना, अपने झंडे दिखाना, वाहवाही करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये नारे बुलवाना, ये नेताओं का काम बन गया है। बाकी इनका जो काम होता है एक ऑफिस वर्क तरीके होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी पे बैठे तो सबसे पहले उस एरिया का आदमी उस एरिया में पानी, सफाई, एजुकेशन, मेडिकल, ये जो चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, ये इस पे नहीं होगा। इनका सिर्फ एक ही काम है, चुनाव आने से पहले ये पार्टी ने ये कर दिया, और सबसे बड़ी और खराब, हम अपनी परेशानियों को रखने जाओ तो सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप किसी ऑफिस में जाके बात कीजिए कि सर हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है या मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, वो आपको सुनेगा नहीं, हाँ लिखवा दीजिए। पर जब उनका चुनाव आता है तो आपके घर के आंगन में खड़े रह के वो गटर तक को देखने को तैयार है, इस गटर में क्या प्रॉब्लम है, उस हॉस्पिटल कोई टूटा फूटा हो तो बोलेंगे हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसी दिन क्यों आता है? पर गलती हमारी भी है कि हमारे सामने सबसे पहले एजुकेशन, जैसे आज मुझे टीचर बनना है या किसी को सीए करना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उनकी भी डिग्री होती है। तो एक देश में काम करना, नौकरी करने वाले को आपको डिग्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो देश चलाने वाले को क्यों एजुकेशन नहीं है?
उनको भी दोना है। आप पढ़े लिखेंगे, आप पढ़ लिख के आएंगे तो आप समझेंगे और समझाएंगे, कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। वरना क्या होगा, ये एक दूसरे को सिर्फ, और इनके आत्मा भी तो चेंज होते खड़े होते इस पार्टी से। जैसे डर लगा कि अभी कुछ डामाडोल, इनकी सुबह में एक न्यूज आता है कि मेरी आत्मा बदल गई, मैं इस पार्टी में रहकर घुटन महसूस करता हूं। घुटन तुम क्या महसूस करोगे? एक इंजीनियर वर्षों तक मेहनत करता है, उसका 1,00,000-1,50,000 सैलरी होता है, और ये बिना कुछ किए, कुछ भी नहीं है, आजीवन इनको पेंशन से लेके, बंगलों से लेके, गाड़ी से लेके, पीए से लेके, हर चीज, वो इतनी चीजें उनको मिल रही है कि इनकी आत्माएं चेंज होने लगी है। तो मेरा तो ये कहना है कि आज जनता को जागना चाहिए। अगर मेरे एरिया में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो सारे लोग मिलकर उसको बाकायदा लेटर का गैप भाड़ में उसके नारे ही देने चाहिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उसको बेइज्जत करो। बाकी 5 साल के बाद जब इसको देखेंगे, ये 5 साल के बाद देखने का क्या बात है? वो 5 साल के बाद आप अपनी जिंदगी में जियोगे नहीं जियोगे। अभी मैं कहीं पे एक गया था, मैं दिल्ली इवेंट के लिए गया था, तो वहां पे मैं एक मार्केट में चलते चलते, मेरी एक आदत है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी छोटी झुग्गी बस्तियों में जाता हूँ, मैं एनिमल लवर्स हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो आप मानेंगे ना, अब दिन ये आ गया है कि एक सब्जी मार्केट के अंदर मैं वहां से वो कपड़ों की सारी लाइनें लगी हुई थी, तो मैं घूमते घूमते जा रहा, तो सब्जियां कभी हमने सुना है 1 किलो लो, आधा किलो लो, ऐसा कुछ होता है। वहां बाकायदा 250 ग्राम की उन्होंने थैलियां बनाई थी। आप सोचिए कि जो 30 रुपए का किलो है, इन्होंने क्या कर दिया, 15 रुपए पाव। अब आप सोचो, आपको एक लेना है, डबल लेना है, तो 15 दिन में 30 हो जाए, 30 रुपए का किलो है, लेकिन आपको किस तरह से बेचा जा रहा है कि 15 यानी 60 रुपए में आपको देंगे, और आप ले रहे हो। आप सोचते हो चलो मुझे तो सिर्फ पाव ही तो लेना है, चलो मुझे आधा ही लेना है ना। हमारा देश एक दूसरे के अंदर इतना भेदभाव खड़ा हो चुका है, इतनी हमारे में नफरतें पैदा हो चुकी है। अब आने वाली जो सरकार है, इन्होंने करोड़ों खरबों रुपए, आने वाली सरकार क्या, अभी सरकार ही है, इन्होंने खरबों रुपए हर जगह आप टीवी पे देखो, सिर्फ आप इन्हें वोट दीजिए, सब इन्हें वोट। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि इस गरीब को आप साथ दीजिए, आपके पड़ोसियों को रहता है उसकी तकलीफ दूर कीजिए, आपके आजू बाजू को एजुकेशन नहीं है उसके बारे में आप हमें बताइए, हम उसको हेल्प करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, मैं, चाहे पार्षद हो या फिर सीएम हो या पीएम हो, सब अपनी सिर्फ गरिमा बनाने में लगे हुए हैं। यहां गरीबी और किसान की बात करके आते हैं, फिर ये दोनों को रोन देते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि आज जो हो रहा है वो भगवान ना करे, आज की जो सरकार चल रही है, मैं सरकार के बारे में, जबकि मैं इस चीज को इसलिए खुल के बोल रहा हूं कि आज हम जो दिन देख रहे हैं वो अगर ऐसे चलते रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दिन में कितना अनाज खाना पड़ेगा, 100 रुपए का, तो आप 100 रुपए का खाएंगे, उसके बाद खाएंगे तो आप पे टैक्स लगेगा। अगर उससे ज्यादा आप लेंगे तो बाकायदा आपके ऊपर मीटर लगाया जाएगा कि इतना ज्यादा आप क्यों खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से तो ब्लॉक कर दिया आपको। हम 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन लेते हैं तो हमारा ये आधार कार्ड, वो कार्ड, फलाना कार्ड, प्रूफ, 50 चीजें लेते हैं, और यहाँ खरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए लेते हैं और भाग जाते हैं, इनका आता पता नहीं होता है। और आप हमें कहते हो हम उनको ढूंढ के लाएंगे, उनको लाएंगे। ये सब पॉलिटिक्स में एक्चुअली एजुकेशन चाहिए। ये एजुकेटेड आदमी, एक आदमी कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो कौन सी प्राउड वाली बात है भाई? आप अनपढ़ हो, आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ गैदरिंग करना, जय श्री राम का नारा, ये हनुमान जी का नारा, नारे बदल देते हैं, भगवान को बदल देते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं, खुलेआम कहता हूं, जनता से कहना चाह रहा हूं कि आप जागे, आपका दुश्मन भी हो लेकिन पढ़ा लिखा हो तो सबसे पहले उसको साथ दीजिए। एक अंगूठा छाप आदमी, एक झोला छाप आदमी होता है ना, वो सिर्फ वही काम करेगा जो उसकी सोच और उसके जो कहते हैं ना कि उसके अंदर जो है वही वो करेगा। कितनी बड़ी बात करेगा। अगर वो दलाल है तो दलाली का ही काम करेगा, अगर वो चमचा तो चमचा का ही काम करेगा। तो देश को चलाना है ना, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि पहले देशवासी के बारे में। आज कोई भी सरकार आती तो ये कहती है हम इनको 5 साल और मुफ्त में राशन और देंगे। क्यों मुफ्त में दे रहे हो आप? हमारे लूट के पैसे, हमारी कौन सी ऐसी चीज इस पर टैक्स नहीं है? आज एजुकेशन वो हो गया है कि आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में डाल नहीं सकते हो, क्योंकि आपने सारी प्राइवेट स्कूलें खोल दी है। आपने गवर्नमेंट स्कूल को एकदम रद्दी, वो भूत खाना बना दिया है, आप जानबूझ के, ताकि आपको वसूली वहां से करनी है। तो आज मुझे अफसोस है, मैं खुल के कहूंगा कि हमारी सरकारें हमें जिस तरह से कहती है हम आपको राशन, क्यों राशन दे रहे हो? आप रोजगार दो, आप भीख मंगा क्यों बना रहे हो? और अभी भी प्राउड फील होकर बोल रहे हैं कि हम अभी 5 साल और देंगे। शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेता हो या पीएम हो या किसी भी सीएम को शर्म आनी चाहिए।
आप कैसे कह सकते हो? आपको ये कहना चाहिए कि 5 साल के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं 80 करोड़ जनता, और ये विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु किसको कहते हैं? जहां एक कोने में भी दुनिया, अपने हिंदुस्तान के किसी कोने में भी अगर वो रह रहा है तो वो 2 वक्त की रोटी खा सके, इज्जत से जी सके, पढ़ सके, लिख सके, उसको कहते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु सिर्फ ये बातों से नहीं, मंदिर के मुद्दे, इसके मुद्दे, ये जातिवाद, ये जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम एक है तो एक ही है। आप स्टेटमेंट मत दीजिए कि आप इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, ये गलत है, ये गलत है, फिर दूसरे दिन आके स्टेटमेंट देते हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बोलते क्यों? आप मरवा देते हो लोगों को। तो मैं तो मनीष जी सबको कहना चाहूंगा, मैं टिट फॉर टाइट, मेरी जिंदगी आज पता, मेरी कल का मुझे पता नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मेरा भगवान या मेरा जो भी है, मुझे जिसने पैदा किया, ऊपर से यहाँ पे भेजा हुआ है जिसने मुझे, तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मेरा पड़ोसी भी वो दुख में, तो मुझे उसका एहसास होना चाहिए। और हम जिसको सरकार चुन के लेके आते हैं, वो हमें चुन चुन के हमें ऐसे लाके खड़ा कर रहे हैं जैसे हम कोई गुनहगार हो, हम तालिबानी हो, हम ऐसे ऐसे आतंकवादी जैसे हमें लोग घूर के। आप किसी भी ऑफिस में आप जाइए, गवर्नमेंट के ऑफिस से आप बात करना चाहे, वो सीधे मुंह बात नहीं करते जब तक आपका, क्यों भाई? उसको जो तनख्वाह मिल रही है तो उसकी ड्यूटी है, तो उसको काम करना चाहिए। एक नेता, आपके नेता आपके पास में बैठने को तैयार नहीं है, आपसे पूछने को तैयार नहीं, सिर्फ इलेक्शन आते ही उनके दिल में वो देशभक्ति जाग जाती है, वो चोला बोला अच्छा पहन के आते हैं, पगड़िया पहन के आ जाते हैं, और एक ही वर्ड यूज करते हैं, मैं सब आपको, मैं फिर से, मुझे आप अपना सेवा, काय का सेवा करते तुम? तुम्हारे मोबाइल बिल जो आज के टाइम में लैंडलाइन बिल 15-15 हजार रुपए का तुम ले रहे हो, जो मोबाइल 600 रुपए में 3-3 महीने का चार्ज दे रहे हैं। लेकिन हमारी गलतियां है, हमें जागना पड़ेगा, अनपढ़ों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अनपढ़ है ना, मैं अनपढ़ के खिलाफ नहीं हूं, पर अनपढ़ को नौकरी होती, कुछ भी करे, देश की जिम्मेदारी कैसे आप सौंप सकते हो? आज देख ले, जिस आदमी ने, मैं खुल के कह दूंगा, अगर आदमी कहता है कि मैं चाय बेच के यहां तक आया, आपने किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा है, ना उनके साथ किसी पढ़े लिखे को देखा है, ना उनकी डिग्री पे कब आई क्या गई, कुछ भी अता पता नहीं है। बस एक नारा आ जाता है, भाई वो अयोध्या, फलाना, ढिमका, ये सब गलत है। आपको देश हित में बात करनी पड़ेगी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे देशवासी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये अलग समाज है, ये फलानी समाज है, या अगर हिंदू हिंदू बोलते हो तो हिंदू के अंदर भी इतनी समाज है क्यों? कर दो सबको हिंदू एक, सबको एक तरह का आप दे दो उसको कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। देश में जागना पड़ेगा, अगर नहीं जागे ना, आज अगर आप अपना मुंह बंद रखोगे ना, आज बड़े बड़े चैनल देखो, एक ही डिबेट होती है, ये हिंदू में ये हो गया, मुसलमान में ये हो गया, अरे उसके ऊपर भी है जिंदगी। आज आप दूध नहीं खरीद सकते हो, चाय नहीं पी सकते हो 4 टाइम, तो खाना क्या खाओगे? भगवान के नाम पे आप क्या सिर्फ मंजीरे बजाओगे? क्या करोगे? चलो मैं कहता हूं, मैं 2 घंटा में आरती कंटिन्यूस करता हूं, अगर एक रोटी मेरे सामने आ जाए, नहीं आ सकती है। इसके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इस देश का सिस्टम वहां चला गया कि ये पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अरे यहाँ घर में पानी के वांदे हो गए, आप अच्छा पानी नहीं पी सकते हो, आप कहते हो हमने रोड बनाया, तो उसके रोड के पूरे टोल नाका वसूल करते हो, पूरी हर चीज के टैक्स लेते हो, उसके बाद भी आप हमें वो चीजें नहीं दे रहे हो जो एक आम इंसान को चाहिए। देश में जागना पड़ेगा, और नहीं जागोगे तो मान के चलना, विश्व गुरु तो दूर की बात है, ये 47 के पहले का भी जो हिंदुस्तान है वो सुखी होगा। वो जो गोरे थे ना, उन्होंने कुछ रूल किया होगा, कुछ चीजें की होगी, अच्छा भी क्या बुरा, पर अभी जो चल रहा है सिर्फ बुरा 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 बुरा। आप खरबों रुपया पूरा टाइम आप पब्लिसिटी पे लगा रहे हो अपने, मैं ये, मैंने ये, मेरा मैं, आप मैं कौन होते हो? आप करने वाला कौन होते हो? पब्लिक है, पब्लिक ऑडियंस जो आपको वोट देने के लिए धूप में खड़ी है, आपके सामने कई बार धूप में मर जाते हैं। जैसा आपने कहा नीट का जो एग्जाम का जो पेपर, आज अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, 40-40 लाख रुपए के एक आदमी से खरीदे जा रहा है, दिए जा रहे हैं 40, और सामने आके आदमी बोल रहा है और उसको कोई सजा नहीं। केस क्यों चलाना है? डालो उसको जेल के अंदर, और उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, और जो केस वकील लड़ेगा उसको भी सजा होनी चाहिए। आज के टाइम में एक लड़की का रेप होता है और उसका बाप बेचारा, बहन या भाई या माँ बाप, सारे लोग उसके लिए वकील से लड़ के उसके सामने सारे गवाह पैदा करने में लगे रहते हैं, और वो जो मुजरिम है वो आराम से डेट लेता है, टाइम लेता है, फुटेज लेता है, और नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट। तो यहां जागना पड़ेगा, या कानून को बदलना पड़ेगा। किस लिए इतने वकीलों को हमको लगाना पड़ता है एक चोर के लिए? तो आज मैं मनीष जी, आई एम सो सॉरी, सभी से मैं माफी चाहूंगा। मुझे ये चीजें अब पहले भी पसंद नहीं थी, और आज तो खुल के कहता हूं
कि इस सरकार को सोचना चाहिए, जितना तुमने अपने आप पे खर्चा किया, 8,500 करोड़ का प्लेन लाए, एक गरीब आदमी, एक गरीब पीएम अपने आप को बोलता है, और वो आदमी 8,500 करोड़ का संसद भवन में, मैं आपको फोटो भेज सकता हूं, मैं अभी कुछ टाइम पहले अंदर जाके आऊं, इतना ब्रांडेड है, पुराना वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 14,500 लाख करोड़ का, इसलिए क्योंकि आपका पैसा नहीं है हमारे पे। हम भूटान जैसे, हम नेपाल जैसे को पेट्रोल बेचते हैं, वो 70 रुपए में बेच रहे हैं, और हम यहाँ 110 में बेचने वाला आदमी खुद अपनी कंट्री में महंगा बेच रहा है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे खर्च करना है, वोटों को खरीदना है। तो मैं मनीष जी आपसे कहूंगा कि आप लोग जो मुहिम छेड़ी है 4 PM और तमाम जी अरविंद जी, आपकी आवाज चली गई है, के बोल रहे हो। नहीं, मेरा वो कॉल आ गया था, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि देश को बचाना है, तो नारे अपने देश को बचाने के, अपने घर में उस आदमी की फोटो न लगाए जो आपको दिमाग की तरफ खा रहा है। तो सॉरी, मैं कुछ बोला तो माफ करना, लेकिन बहुत आ गए, कहां से कहां पहुंच गए। जी जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संतोष जी और प्रदीप जी और नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं अभी। संतोष जी, ये जिस तरीके से आम आदमी के मुद्दे की बात चल रही थी, लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में, जैसे कि हम बात कर रहे थे, कि थोड़ा आम आदमी के हिसाब से भी मुद्दों पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक दूसरे को टारगेट करने से पार्टियों को बात नहीं बनने वाली। और जैसा कि हमने देखा अभी कि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बातें मुद्दों से भटक के कहीं असली शिवसेना नकली शिवसेना पे चली गई, फिर और बड़ी बातें होने लगी, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं हुई। तो लगता है कि अब विधानसभा जब चुनाव है तो ऐसे मुद्दों पर बात होनी पड़ेगी, और इसी बात से उद्धव ठाकरे भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। इसीलिए शायद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भी कि अगर आपको आना है तो आप खुली चैलेंज दे रहे हैं, आना है तो आइए महाराष्ट्र में, आमने सामने की चुनौती स्वीकार करिए। कुछ मुझसे सवाल है आपका? जी संतोष जी, मेरा आपसे सवाल है। एक तो अरविंद कुमार जी के अंदर बहुत आग है और बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। सही बात है, ये बात भी सही है कि जो भी चुनाव होते हैं उसमें आम जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नकली शिवसेना असली शिवसेना ये अलग विषय है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बताना चाहूँ कि आने वाला जो चुनाव है वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएगा। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से प्रदीप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है यहाँ पर, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि अजीत पवार थे। क्योंकि जब मैं लोगों के पास जाता था, मिलता था, बातचीत करता था, तो लोगों का ये कहना था कि आपके ही पार्टी के नेता ने तो आरोप लगाया था कि उन्होंने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है, तो फिर आप उनको क्यों साथ में लेकर चले आए? और अगर आप साथ में लेकर चले आए तो हमसे किस हिसाब से आप कह सकते हो कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दें? तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा से इस देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है और वो मुद्दा रहेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विकास की बात जो करेगा वही आने वाले दिनों में चलेगा। और नकली शिवसेना असली शिवसेना या जो तमाम मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाते। आम जनमानस की बात जो पार्टी समझेगी या जो नेता समझेगा उसी को उसका समर्थन मिलता है। ये पुरानी बात है। कुछ दिनों के लिए आप जो है जनता को गुमराह कर सकते हैं या आपके वोटर्स को आप कुछ मुद्दों में यहाँ वहां घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स करनी है या लॉन्ग टाइम आपको आगे चलना है तो आपको बेसिक मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। और बेसिक मुद्दे जो है वो यही है कि पानी की समस्याएं हैं, विकास का मुद्दा है, नालों की सफाई का मुद्दा है, जो महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, सीवरेज लाइन का मुद्दा है, यहाँ पानी भर जाता है, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को जो सोल्यूशन लाने की बात करेगा आने वाले दिनों में उसी को मिलेगा। और आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और जो है नरेंद्र अंबानी जी ने उठाया, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी कि महानगर पालिका के चुनाव यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महानगर पालिका है जो वहां बहुत दिनों से नहीं हो पाए। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो पाने की वजह से भी जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह पे प्रशासक बैठे हुए हैं। प्रशासक बैठने का मतलब ये होता है कि वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं रह गया है, तो उनके मुद्दों को उठाने के लिए कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है और प्रशासक अपनी मनमानी से सिर्फ सरकार के इशारे पे काम करता है। जी नरेंद्र जी, आप दोनों में से जो भी इसका आंसर देना चाहे,
जैसा कि अभी कल जो शिवसेना का स्थापना दिवस था उसमें वापस से उद्धव ठाकरे ने क्लियर कर दिया है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं होने वाले। बीच में कहा जा रहा था कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे जो है कई सारे नेता ऐसे थे बीजेपी के जो उनकी तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में कल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन्होंने मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, मैं उन्हें वापस कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नरेंद्र जी क्या कहेंगे आप, जब ये जो स्टेटमेंट आया है, क्लियर कर दिया एक तरह से उद्धव ठाकरे ने? आवाज अनम्यूट, नरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी सर, एक इंसान कई बार कितनी बार बेवकूफ बनेगा? वो बोलेगा ना कि अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। ये बात 2019 से नहीं है, 2014 से है। 2014 में पहले मोदी जी जीत के आए, शिवसेना का गठबंधन था। फिर लोग 2019 में इनका सीट शेयरिंग की वजह से गठबंधन टूट गया था। अब देखिए 2014 में साथ में चुनाव नहीं लड़े थे, कांग्रेस भी और एनसीपी भी नहीं लड़े थे। तो 2014 में फिर इन्होंने फिर सरकार बना ली, फिर सरकार में साथ में हो गए। फिर इन्होंने एश्योरेंस लिया उद्धव ठाकरे जी के बयान के हिसाब से कि हमको मुख्यमंत्री पद मिलेगा 2019 में। फिर 2019 में भी नहीं मिला। फिर आपको पूरी स्टोरी पता है। तो ये घड़ी घड़ी 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, हाँ, तब से इनमें प्रॉब्लम चल रहा है। और फिर इन्होंने हद कर दी, सिंबल ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया, विधायक तोड़ दिए, और उद्धव ठाकरे जी को खुद को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सब इतनी बार धोखेबाजी हुआ है, तो डेफिनेटली उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार तो है नहीं कि आज इधर तो वापस उधर और फिर कल इधर और फिर उधर। इतना तो कोई नहीं है, नीतीश जी की पोर्टेबिलिटी तो कोई मैच नहीं कर सकता। तो वो तो बोलेंगे कि नहीं जाएंगे और बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अभी तो इनको सक्सेस मिला है, इतना बड़ा सक्सेस मिला है कि लोकसभा में सक्सेस मिला है, तो विधानसभा में तो हमेशा ज्यादा सक्सेस मिलता है इनको। हाँ, और मोदी फैक्टर तो नहीं रहेगा, बीजेपी के कोर फैक्टर है। फडणवीस जी भी डिफेंसिव है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो छोड़ के गए शिंदे जी और पवार जी, तो उनका भी राजनीतिक भविष्य खतरे में है। क्योंकि एक तो इधर से उधर गए, जैसे अकाली दल हो गया, साफ हो गया उधर पंजाब में। ये भी जो गट है, जो बीजेपी के सामने गए, वो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो रहे हैं। तो इनको डर लगता है कि अभी हम आगे अगर विधानसभा में भी नहीं रहेंगे, हम नहीं जीत के आए, हमको सीटें नहीं मिलेगी, पहली बात तो बीजेपी के साथ रहेंगे तो अब इनको गठबंधन तोड़ना होगा, समझो शिंदे जी को। तो कुछ तो कारण चाहिए ना। तो सबसे इजी होता है, आप ज्यादा सीटें मांगो, आपकी जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा सीटें मांगो। सीटें नहीं मिली, इसलिए हम छोड़ दिए। ये तो सबसे इजी होता है निकलने का तरीका। ये तो सबसे इजी तरीका होता है। हाँ, इसीलिए है ना, निकलना है ना अब क्या से। आपको याद रहे 2014 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा था सिर्फ 4 या 5 सीटों के लिए, 288 में से। तो वो 5 सीटें तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन वो 5 सीटें नहीं है, गठबंधन तोड़ना है। इसलिए आप अड़ जाओ कि मुझे इतनी सीटें ही चाहिए, गठबंधन टूट जाएगा। या मिल गई तो अच्छी बात है। तो इनको अपना भविष्य प्रॉब्लम में है कि अभी 3-4 महीने बचे हैं, उसमें कैसे कवर अप करें, ये प्रॉब्लम है इनका। तो इसलिए बयानबाजी आती रहेगी बीजेपी के अगेंस्ट। और फिर इनको मंत्री पद भी नहीं मिला, अगर कुछ देते थे थोड़ा कुछ हो जाते, वहां भी नहीं मिला। तो वहां, और अभी म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है, सबसे ज्यादा पार्टी का संगठन बनता है नगर पालिका के चुनाव में, और सबसे ज्यादा लोकतंत्र चलता है नगर जो सेवक होते हैं उनके हफ्ते से। उनको जो हफ्ता मिलता है, खास करके हॉकर्स लोगों से बंबई में, उनसे पूरा हमारा लोकतंत्र चलता है। क्योंकि ये जो नगर सेवक है, इनका भी कुछ काम धंधा होता नहीं है। आप देखो, बेसिकली इनका कोई धंधा नहीं होता है। इनका धंधा होता है कि इतने हॉकर्स बैठे हैं, रोज 50 रुपए एक हॉकर देगा, मल्टीप्लाई करो, इतना माइनस करो, बाकी वार्ड ऑफिसर को देंगे, इसको देंगे, और इतना हम खाएंगे। उससे पूरा लोकतंत्र चलता है। तो ये लोकतंत्र खतरे में आ गया है, क्योंकि अब हमारे नगर सेवक भी नहीं रहेंगे हमारे मेन। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इनको, इसलिए ऐसे आते रहेंगे बयान। फिर देखते विधानसभा में कौन किसकी टीम में बैठता है, ऑक्शन कैसे होता है, जैसे आईपीएल का होता है। आपको एंड तक पता नहीं था कि कौन कौन सी टीम से खेलेगा, 2-4 प्लेयर को छोड़ के, बाकी सब ऑक्शन में होता है। तो ये पूरा राजनीतिक आईपीएल चल रहा है अभी, और कौन कहाँ बैठेगा और कहाँ जाएगा वो हमको पता चलेगा सितंबर अक्टूबर तक। जी प्रदीप जी कहना चाहेंगे? मैं मनीष जी बस इतना ही कहूँ
कि अब तो सबसे पहले कानून जो आम आदमी पे डाल रहे ना कि आपको अगर जॉब यहाँ करे तो गवर्नमेंट में हो तो आपको यहाँ से वहां जाना हो तो रिजाइन करो, सिस्टमेटिक, ये सब कुछ है, ये बंद होके पहले नेताओं पे लागू कराओ कि आप हमारे सामने चुनाव खड़े में, क्या चुनाव में थे, इसमें आपने चुनाव चिन्ह क्या था आपका, ये आप जीतने के बाद आप अचानक उस साइड में चले जाते हो या हारने बाद इधर से उधर चले जाते हो, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। क्योंकि आप हम जब वोट देते हैं, हमारे वोट की वैल्यू क्या है, हमें इतने दिन मोटिवेट किया जाता है, हमें भ्रमित किया जाता है, हमें पूरी तरह से बोलते हैं ना नशे में डाल दिया जाता है कि ये आएगा तो बहुत कुछ करेगा, और जब उसको देते हैं तो उसको वोट मिलने के बाद ये आदमी दूसरे में जाके समर्पण करता है। क्यों भाई, किस लिए? अगर ये चीजें अगर करनी है तो फिर कोई सिंबल मत रखिए, इंडिविजुअल आदमी को वोट आप इलेक्शन में खड़ा कीजिए, जो जीतेगा, जो जिसको जहां अच्छा लग रहा है वहां जाए। हमें ये तो पता नहीं कि अरे जहां जाएगा वहां ढंग का काम करेगा, पर हम सोच रहे हैं इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, अचानक आगे जाके यू टर्न मार के उसकी आत्मा जाग जाती। एक तो इन नेताओं की पहले तो आत्मा होती नहीं है, इनकी आत्मा नाम तो शब्द ही नहीं है। एक तो क्या है कि ये आत्मा आत्मा जब बोलते हैं ना हमारी आत्मा जाग गई, पर इनकी आत्मा जागने से करोड़ों लोगों की आत्माएं खत्म हो जाती है, कई लोग परलोक पधार जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो आज तो मैं खुल के कहूंगा कि देश को बचाना है तो इनकी आत्माओं को पहले मारना शुरू करो, क्योंकि इनकी आत्मा है ही नहीं, ये इंसान है ही नहीं। अगर इंसान होते तो सबसे पहले आज ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं कि ये अचानक इनको, ये शिंदे ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है, ये इसको वहां तोड़ेगा जोड़ेगा, क्यों जाएगा ये, क्यों जाएगा वो? उससे जो जिस जगह से चुनाव जीता है, जिस पब्लिक को उनको उन्होंने मतलब आश्वासन दिया हुआ है, वहां से वोट लाने के बाद ये किसकी भी गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो ये कहां देश चलाएंगे? तो सिस्टम पहले कानून में ये लाना चाहिए कि इनको पहले तो हक होना ही नहीं चाहिए। आप जीत गए, एक बार आपने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया तो जब तक आप 10वीं या तो जो भी आपका उस साल का पूरा टर्म है वो पूरा किए बगैर आप नहीं निकल सकते हो। बीच बीच में इस क्लास में, उस क्लास में, उसमें ये बंद होना चाहिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जागना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि खाना कितना खाना है आपको लिख के देना पड़ेगा कि मुझे रोज 150 ग्राम कैलोरी चाहिए, तो वो 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। ये दिन आएगा और आ चुका है। अरविंद सर, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए, थोड़ा सा समय कम बचा है हमारे पास, तो हमारे राकेश जी वापस सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। एक सवाल मैं उनसे लेना चाह रहा था, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। राकेश जी, अभी जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अब महायुति में एक ही ऑप्शन अच्छा दिखाई दे रहा है कि अपना हाथ छोड़ो और इंडिविजुअल कूदो विधानसभा चुनाव में और अपने बल पे जीतो, क्योंकि चेहरे पे लड़के देख लिया, साथ में लड़के देख लिया, दोनों फॉर्मूले बेकार हो गए लोकसभा इलेक्शन में। अब यही एक तरीके से रास्ता दिख रहा है, और शायद इसीलिए जैसा कि अभी नरेंद्र जी बता रहे थे कि ये जो सीटें मांगी जा रही हैं कि 100 सीटें दे दो, एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है 90 सीटें दे दो, इसलिए भी है कि भाई हाथ छोड़ो और हमें अपना लड़ने दो। तो क्या ये सब, क्या लग रहा है कि इस तरीके से अगर होता है तो कहाँ जाएगा महायुति की जो अलायंस है, उसकी दशा दिशा क्या होगी, और क्या फायदा पहुंचाएगा विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला? देखिए मनीष जी, इस देश की राजनीति उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां के अब अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत सिर्फ 2 दलों में बची है, वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग हिस्सों में, बंगाल में हो, आंध्र में हो, उड़ीसा में हो, किसी भी राजनीतिक दल की, भले ही वो पंजीकृत रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, आप है जैसे, लेकिन इनकी किसी भी हैसियत नहीं है कि ये अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब गठबंधन का जमाना है और गठबंधन के साथ रहकर ही सारे दलों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो हैसियत ये दल, अब जैसा अभी अरविंद भाई बहुत गुस्से में बोल के गए हैं कि लोगों ने दल बदल को मजाक बना लिया, दल बदल कानून एक तरफ किराए पर रख दिया किनारे पर, और लगातार इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे भी सत्ता के गलियारे तक पहुंच जाए। तो ये काम तो चल रहा है, और ये काम क्योंकि इतना ज्यादा बीमारी बढ़ गई है कि अब कोई भी दल, चाहे महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव ठाकरे ग्रुप हो, चाहे शिंदे ग्रुप हो, चाहे पवार साहब हो, पवार साहब तो कहते हैं कि अब मैं तो भटकती आत्मा हूँ प्रधानमंत्री के शब्दों में, तो मैं तो उनका पीछा छोड़ूंगा नहीं। तो वो अकेले लड़े, मिलके लड़े, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो सत्ता का पीछा कोई छोड़ने वाला नहीं है, सबको ऐसे ही लड़ना होगा, हाथ मिला के लड़ना होगा, और इसके अलावा कोई विकल्प अब बचा नहीं। जी जी, तो राकेश जी बहुत सही बात बोली आपने। और
तमाम जो मेरे पैनल के दोस्त थे उनसे बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए और तमाम महाराष्ट्र की राजनीति के साथ-साथ जो समीकरण बन रहे हैं, राज्य के सरकार के जो हैं उनके या स्टेट लेवल पे या दिल्ली तक जो पहुँच रही है बातें, उन सब पर हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ स्पेशल गेस्ट थे जो हमारे साथ मौजूद थे आज और महाराष्ट्र की राजनीति के साथ-साथ कई और सारी बातों पे चर्चा की है। और अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बनते-बिगड़ते समीकरण और जो छोटे-छोटे दल के साथ जो बड़े-बड़े दल हैं, सब अपने-अपने तरीके से राजनीतिक बिसात जो है वो बिछाते जा रहे हैं। क्योंकि 3 सवा 3 महीने का समय रह गया विधानसभा चुनाव में और जैसा कि मैं कहता हूँ कि करने को बहुत कुछ है लेकिन समय उतना नहीं है और रेत की तरह फिसलता हुआ समय जो है उसके साथ-साथ चुनौती जो है वो बढ़ती जा रही है महायुति की, जहाँ एक साथ लड़ने की बात हो रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि दल के अंदर ही, महायुति के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर देखना होगा कि समय के साथ कैसे क्या कुछ बदलता है समीकरण और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं इसके बाद क्या कुछ पिक्चर बनती है और विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या रणनीति होती है, सबको इंतजार उस बात का क्योंकि सामने एमवीए गठबंधन है जहां उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा शरद पवार जो हैं वो लगातार ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तरफ से महायुति की तरफ से कितना कुछ तैयारी है और क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।